हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक के साथ, जो कि फिजिक्स का स्टैटिक चैप्टर रहता है, वो हमारा है फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है, किस प्रकार से इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फोर्स, देखो क्या है फोर्स। जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर बल लगाए और वो विस्थापित हो या विस्थापन के लिए प्रेरित करे। ऐसे देखो, मान लो ये कोई वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया और ये इधर विस्थापित हो गया, तो भी क्या कहलाएगा? बल। और हमने इधर बल लगाया और ये विस्थापित नहीं हुआ, ठीक है, तो भी क्या कहलाएगा? बल। प्रेरित तो कर रहा है ना, फोर्स तो कर रहा है। इसलिए देखो, इस पे हम बल लगा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा इसमें दीवार है, तो थोड़ी ना मेरे में इतना ताकत है कि हम इसको धक्का दे देंगे। तो ये हो गया। तो बल क्या है? जो किसी वस्तु को धक्का दे, उसे विस्थापित कर दे या फिर उसको विस्थापित होने के लिए प्रेरित करे, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि बल का जो बल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो देखते हैं, दो प्रकार के बल को हम लोग देखते हैं। एक होता है संपर्क बल, संपर्क बल, और दूसरा होता है असंपर्क बल। अब इसको ऐसे समझो कि जिस चीज को हम लोग टच कर सकते हैं, जिसमें बल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे टच करना पड़ता है। अगर आप परिभाषा में अगर इसे देखो, तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे टच करना पड़े, उसे पे बल लगाने के लिए, जैसे मान लो इस पे बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? इस तरह से बल लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इस पे हम टच कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, ये हो गया संपर्क बल। और असंपर्क बल क्या हो गया? जैसे अभी देखो, जो हमारे चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल है, हमें दिखाई दे रहा है क्या? हम उसे संपर्क करते हैं क्या? ये पेन यहाँ से छोड़े और ये गिर गया, यहाँ तो कोई बल दिखा नहीं, कोई बल इसको अपनी ओर खींचा, लेकिन कहीं ना ये गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। अर्थात जो दिखता ना हो, जो संपर्क से ना आता हो। अब इसे देखो, यहाँ से कोई बल्ब पृथ्वी की ओर गिरता है, यहाँ पर पृथ्वी जाके इस तरह से पकड़ के लाता है क्या? नहीं लाता है ना। तो ये क्या हो गया? बिना संपर्क का जो बल लग जाए उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे देख लो, ये हमारा करंट का तार है, 33,000 का करंट जाता है, इसमें करंट इस तरह से चल रहा है और इसका एक क्षेत्र होता है। यहाँ पर मान लो कि विद्युत बल कार्य कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भी हम इसके क्लोज जाएंगे तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। दिखाई नहीं दे रहा है, बिना संपर्क किए, बीच में कोई संपर्क है क्या? लेकिन उस बल ने अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। इसी तरह से देखिए, अगर दो चुंबक है, इसके बल कुछ संपर्क होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? इसे अपनी ओर खींच लेता है, या ये इसको अपनी ओर खींच ले। तो बिना संपर्क का जो बल लगे उसे असंपर्क बल कहते हैं, जो संपर्क से लगे उसे संपर्क बल कहते हैं। अब देखो, जो संपर्क बल होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? अगर देखो तो मुख्य रूप से जो ये होंगे, एक होगा कौन सा? पेशीय बल, पेशीय बल। दूसरा कौन हो जाएगा? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब पहले इन दोनों, अच्छा पहले इसे समझ लेते हैं। असंपर्क बल को तो एक तरह से आप समझ गए होंगे। इसमें क्या किया है तो देख लो, एक तो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व बल लिख देते हैं, विद्युत बल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा? चुंबकत्व बल हो जाएगा। ये तो इसका हो गया असंपर्क बल का। संपर्क बल में पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय, जैसे मान लो ये सामान कहीं रखा हुआ है, मान लो ये सामान मेरे हाथ में है, यहाँ से मैंने अपने हाथ से क्या हुआ? इस पे बल लगाया, इसे उठा कर ले आया, पेशीय बल है। मैं इस पे धक्का लगा रहा हूँ, संपर्क से धक्का लगा रहा हूँ, पेशीय बल है। ठीक है, मतलब जहां पर भी किसी चीज को खींचना अपनी ओर, किसी चीज को बाहर की ओर धक्का देना, ये क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। तो पेशीय बल तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, किसी चीज को खींचना, धक्का देना। हम लोग खुद ये सब खींच के जैसे अभी धक्का दे रहे हैं इसे, तो क्या हो रहा है? पेशीय बल लग रहा है। इसको अपनी ओर मान लो यहाँ से खींचे अपनी ओर, तो क्या हुआ? खींच रहे हैं,
इस पेन को हमने उठाया, हाथ से उठाया, पेशीय बल लगा, तो ये हो जाता है हमारा पेशीय बल। अब बात करेंगे हम लोग घर्षण बल, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अब ऐसे समझो कि अगर ये हमारा दो हाथ है और इसके बीच में ये हाथ अगर इस ओर गति करना चाहता है, इस ओर अगर गति करना चाह रहा है, तो इसके बीच में एक बल कार्य कर रहा है जो इसे गति करने से रोक रहा है। यानी इस नीचे वाला हाथ क्या कर रहा है, इस गति के विपरीत दिशा में यानी इस ओर एक बल लगा रहा है। तो इसे क्या हुआ, घर्षण। घर्षण के कारण कोई भी चीज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर मान लो हमारे हाथ में यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा रहता है, हम उस पर हाथ रखते तो आसानी से चल जाता, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा का घर्षण बल बहुत कम होता है। लेकिन हमारा हाथ चिकना नहीं है, खुरदुरा है, तो इस पर अगर हम ये दो हाथ रख रहे हैं और इस हाथ को हम आगे की ओर गति कर रहे हैं, तो ये हाथ नीचे वाला क्या कर रहा है, इसे रोकने की प्रयास कर रहा है, अर्थात इस गति के विपरीत ओर एक फोर्स लगा रहा है। यहां से सवाल आपका बन सकता है कि घर्षण, मान लो ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी, ये पृथ्वी। आप इसको क्या कर रहे हो, इसको इस ओर कोई लड़का है, वो इसे क्या कर रहा है, अपनी हाथों से इसे अपनी ओर खींच रहा है, देखो खींच रहा है अपनी ओर। यहां पर एक बल लगता है जो इस गति को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। यानी अगर ये इस साइड गति कर रहा है तो घर्षण बल किस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा। यानी गति का हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो क्या कहलाएगा, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। ये देखो इस ओर गति कर रहा है और ये बल क्या करेगा, इसे रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो अगर इस ओर बल लगाएगा तो और स्पीड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, उल्टा इधर साइड एक बल लगाएगा, इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप। अब हम लोग देखते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, संपर्क बल में अभी हम लोग हैं और अभी बात कर रहे हैं हम लोग घर्षण बल का। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स का। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स भी जो होता है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थैतिक और एक होते हैं गतिज, ठीक है। गतिज यानी काइनेटिक। एक क्या होता है, स्थैतिक होता है, एक क्या होता है, गतिज होता है। अब जो स्थैतिक होगा और जो गतिज होगा, ये स्थैतिक भी आगे जाके दो भाग में टूट जाएगा। एक हो जाएगा सीमांत, सीमांत घर्षण बल, मार्जिनल हो जाएगा, एक हो जाएगा काइनेटिक, कैसे डिनोट कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको बाद में समझेंगे। ये देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह से बॉक्स है और यहाँ पर हमारा भूमि है यानी कि जमीन है, अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, गति, गति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। कितना भी बल लगाए, मैं इसे कितना भी बल लगा रहा हूँ। अब इसको, ये तो घर्षण का, ये तो पेशीय बल का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप देखो जमीन पे एक कोई सीमेंट का बोरा रखा हुआ है, मान लो ये सीमेंट का बोरा है, और एक 5 साल का बच्चा उसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इधर से। 5 साल का बच्चा उसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। उसके पास उतना बल नहीं है जिससे यह क्या कर सके, गति कर सके या मोशन कर सके। तो जब मोशन नहीं होगा, जब गति नहीं होगा, तो ये कहलाएंगे स्थैतिक घर्षण। क्या कहलाएंगे, स्थैतिक घर्षण। अब देखते हैं गतिज में क्या होता है। अब मान लो यहां पर है और एक मजबूत आदमी आया, उसने इस पे धक्का दे दिया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सरक जाएगा, ज्यादा धक्का देगा, सरकते जाएगा, सरकते जाएगा, यानी गति करेगा। तो क्या कहलाएगा, ये गति कर रहा है, तो ये कहलाएगा, इसको बोलते हैं स्लाइडर, ठीक है। और ये हो जाएगा लौटने की, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्पी। क्या बोलते हैं, सर्पी। और इसके बोलते हैं, एक और हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई चक्का उक्का लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत गति कर ले रहा है भैया। जब थोड़ा बहुत गति कर ले, फोर्स ज्यादा लगे और फोर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा गति ना हो, तो वो कहलाता है सर्पी घर्षण पर।
सर्पी घर्षण बल। अब बात करें अगर जो लोटनिक होता है, लोटनिक घर्षण बल जो होता है इसे बोलते हैं लोटनिक। अगर इंग्लिश में बात करें रोलिंग बोलते हैं इसको, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो जो स्लाइडल यानी जो सर्पी घर्षण होता है उसमें क्या होता है, धक्का लगाते हैं लेकिन गति करता है बहुत कम करता है, बहुत ज़्यादा घर्षण बल यहाँ लग जाता है, इस कारण क्या होता है, ज़्यादा गति नहीं कर पाता। लोटनिक में क्या करते हैं, देखो अगर मान लो कोई यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, हमने क्या किया यहाँ पे एक चक्का लगा दिया। बेल वायरिंग देखते हैं, वायरिंग बॉल वायरिंग बोला जाता है उसको, छोटे छोटे गोल गोल उसमें रहते हैं, उसको इसे नचाओगे तो नच जाएगा। तो मान लो हमने क्या किया, चक्का लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ दो चीज समझो, एक तो क्या हो गया, पहले यहाँ से लेके इस पॉइंट तक घर्षण लग रहा था, फ्रिक्शन पूरा लग रहा था। एक मैंने क्या कर दिया, इसे ऊपर कर दिया और ये चक्का लगा दिया। कितना, मात्र इतना सरफेस अब टच कर रहा है, तो घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आसानी से धक्का देंगे घुड़क जाएगा। दूसरा अगर देखो तो ये रोलिंग में है, गोल गोल है, तो हमको पता है जब गोल रहेगा तो वो एक जगह घर्षण उसमें क्या होगा, कम लगेगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो कहलाता है लोटनिक फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, हिंदी में बोले लोटनिक घर्षण बल। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अगर इससे अब सवाल क्या बनेंगे, सबसे कम घर्षण बल कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा ना भैया सबसे कम घर्षण बल। आसानी से चक्का लगा हुआ कोई टेबल रहता है, एक हाथ से इसे सट से खींचते हैं वो आगे तक चला जाता है, ठीक है। अगर चक्का नहीं लगा हुआ होगा तो फिर धक्का दे दे के यूं समझो, जब हम लोग बचपन में खेलते थे, एक चटाई पर कोई बैठा रहता था लड़का, और हम लोग पूरा चटाई को पर इसे खींचते दौड़ते थे, तो वो लड़का उसमें लटते गिरते आता था। वो किसका उदाहरण हो जाएगा, सर्पी स्लाइडल का उदाहरण हो जाएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, उसी में चक्का लगा देते हैं। अपने अभी तो फ्रिज गोदरेज सब के नीचे चक्के लगे होते हैं, आसानी से पुश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है, वो होता है लोटनिक बल। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे कम घर्षण बल किस में होगा, लोटनिक में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, स्थैतिक में होगा। लेकिन स्थैतिक में भी एक चीज और हमको समझना है अभी। अब देखो यहाँ पर बल लगाए, कोई गति नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 4 10 लोग को बोलेंगे आओ ना भैया, मेरे जैसे देखते हो कभी कभी कुछ भारी सामान को धकेलना होता है तो मोहल्ला से 2 4 लोग को बुला के लाते, चल भैया थोड़ा धक्का दे देना। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, आया बहुत लोग, बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, और जब ये बल लगाएगा तो एक अंतिम बिंदु वहाँ आएगा जब से वो क्या हो जाएगा, रुका हुआ था। एक और नियम यहाँ न्यूटन का याद रखना, क्या है न्यूटन का, न्यूटन का जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन ने अच्छी तरह से दे दिया। तो उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला गया था, अगर कोई चीज है और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। ये क्या था भैया, रेस्ट में था। ऊपर से क्या है, एकदम हैवी वाला घर्षण बल से चिपका हुआ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ से वो गति कर जाए वो कहलाता है सीमांत। क्या बोलता है, सीमांत, सीमांत घर्षण बल। और सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान सीमांत के पास ही होता है, याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां होता है, तो सीमांत घर्षण बल में होता है। आप ऐसे समझो, कोई चीज अगर धक्का दे रहे, नहीं हो रहा, नहीं, उससे बोलता है एक बार जोर से लगाओ, थोड़ा हिल रहा है, और उस समय जब जोर से लगाते हैं तो वो चीज आगे की ओर धक्का कर जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत। इसको आप ग्राफ से समझ सकते हो। मान लो कि ये ग्राफ है, ये स्थैतिक है, ठीक है, स्थैतिक फोर्स है। यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रकार गति नहीं होगा। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा और इसमें मोशन आ जाएगा और इस तरह से ये चलने लगेगा, ठीक है। ये क्या था, स्थैतिक था। ये क्या है, अब गतिज में आ गया, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम किसमें, लोटनिक में, सबसे ज्यादा किसमें, सीमांत घर्षण बल में। अगर सीमांत ऑप्शन में नहीं है तो स्थैतिक में, कॉन्टिनेंटल हो जाएगा। गति समझ गए, काइनेटिक समझ गए, स्लाइडल क्या होता है, सर्पिक घर्षण, लोटनिक घर्षण समझ गए। चलो, ये हमारा घर्षण बल मतलब इससे हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो उसमें हमने पढ़ा था, पेशीय बल भी आप समझ गए, संपर्क बल के अंदर पेशीय बल समझ गए, संपर्क बल के अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स समझा, घर्षण बल समझे। अब हम लोग आज संपर्क में चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण का बात करते हैं, क्योंकि जो विद्युत बल है और चुंबकीय बल है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से विस्तार से बात किया जाएगा। अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को देखते हैं किस तरह से वो कार्य करता है।
गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो एक बात पहले देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी का एक बल है जो कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और सबको क्या कर रहा है, सब एक दूसरे बल लगाए हुए हैं। हालांकि एक बात और याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, जितना भी बल हम लोग के प्राकृतिक में उपलब्ध है उसमें सबसे कमजोर बल कौन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृतिक में उपलब्ध सबसे कमजोर बल कौन सा है? प्रकृति का सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल याद रखिएगा, सबसे कमजोर बल कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। समझ गया? अब एक चीज और देखो, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, पृथ्वी के क्षेत्र में जितने चीज मौजूद है सभी एक दूसरे पे बल लगा रहे होते हैं। हालांकि इतना कमजोर होता है कि दिखाई नहीं देता। मान लो कि ये इसी तरह से दोनों हाथ, ये देखो इस तरह से दो रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में बल है लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि एक दूसरे को खींच ले। जब भी अगर चुंबक रहता तो एक दूसरे क्या करता, खींच लेता। तो पृथ्वी पर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरे और आपके बीच में भी एक गुरुत्व बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन इतना कमजोर है कि ना मुझे इफेक्ट पड़ रहा है ना आपको इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन याद रखना है कि हर वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल है और हर वस्तु दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और वह खुद भी वही गुरुत्वाकर्षण फील करता है। मान लो यहाँ एक वस्तु है, यहाँ भी एक वस्तु है, ये भी एक दूसरे पे क्या कर रहा है, लगाए हुए है। ऐसा नहीं कि अगल बगल कोई वस्तु रख दिए इस तरह से, इस दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, उसमें भी है। अब इसको आप इस तरह से समझो, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ एक मीनार बना हुआ, यहाँ से कोई वस्तु हम लोग क्या करेंगे, गिराएंगे। ये क्या है, पृथ्वी है, ये भी क्या है, पृथ्वी है। और यहाँ मान लो कि मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, यहाँ ये पृथ्वी का क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है पृथ्वी का, क्षेत्र पृथ्वी का। यहाँ पर दो वस्तु रखा हुआ है। अब आप हमको बताओ कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इसमें है, गुरुत्वाकर्षण बल इसमें है या गुरुत्वाकर्षण बल इसमें है? आपका आंसर होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल तीनों में है, तीनों सही है। इसमें भी है, यहाँ से लगाया जा रहा है, ये इसकी ओर लगा रहा है, ये इसकी ओर लगा रहा है, इसमें भी है, पृथ्वी की त्रिज्या की ओर से लगा हुआ है। यहाँ भी इन दोनों के बीच है, दोनों वस्तु अलग अलग जगह रखा हुआ है लेकिन फिर भी गुरुत्व बल है। समझ रहे हैं? यानी गुरुत्व बल हर जगह है, हर वस्तु के बीच, लेकिन इतना कमजोर है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। अब देखो एक बात और करते हैं, एक चीज और समझो। ये 10 kg का कोई पदार्थ है, 10 kg वेट है, ये 1 kg का कुछ है। मान लो ये 10 kg का लोहा कोई टुकड़ा है, ये 1 kg का है। अब बताओ कि ये इस पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, ये इस पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। आप सोचोगे कि ये बड़ा है ये लगाएगा, नहीं, दोनों एक दूसरे पे बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। समझिए इस बात को, दोनों क्या करता है, एक दूसरे पे बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। 1 kg का छोटा भी क्यों ना हो और 10 kg का बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पर बराबर लगाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक पिंड 10 kg का है, एक पिंड 1 kg का है, तो दोनों एक दूसरे पर कौन ज्यादा बल लगाएगा? दोनों बराबर बल लगाएंगे एक दूसरे पे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अगर ऐसा है तो मान लो कि हम लोग कहीं पर पृथ्वी छत पे हम लोग खड़े हैं और पृथ्वी की ओर देख रहे हैं, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगा रहे हैं, पृथ्वी मेरे पे लगा रहा है, तो हम पृथ्वी की ओर गिर क्यों जाते हैं, पृथ्वी हमारे ओर उठ के क्यों नहीं आ जाता? बन सकते हैं सवाल। तो आपको याद रखना है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जो ज्यादा ताकतवर है, वो क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। देखो मान लो 2 दोस्त हम हैं और मेरा एक दोस्त है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों में क्या है, गुस्सा बराबर है, दोनों को एक दूसरे के प्रति गुस्सा बराबर है कि हम भी मुंह तोड़ देंगे, वो भी मुंह तोड़ देगा। लेकिन सवाल क्या आ जाता है यहाँ पे कि वो हमसे कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, एक थाप मारेंगे, वो गिर जाएगा। लेकिन गुस्सा क्या था, बराबर था। ठीक उसी तरह काम करता है हमारा यहाँ पे, कोई पदार्थ अगर बड़ा है कोई छोटा है, दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, समान होता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में। ये इसको क्यों अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर है, इस तरह से समझ लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर मान लो एक पिंड है, यहां पर एक पिंड है,
इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। अब मान लो इसके बीच में एक हम लोहा का टुकड़ा डाल दिए, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यानी दो पिंडों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, गुरुत्व बल लगा हुआ है, और उसके बीच में एक माध्यम डाल दिए, माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी माध्यम के आ जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे, इन दोनों जो गुरुत्व बल एक दूसरे पर लगा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हो सकता है कि माध्यम कोई असर नहीं डालता। याद रखिएगा, माध्यम क्या करता है? कोई असर नहीं डालता। मान लो यहां पर मोदी जी हैं, यहां पर अमित शाह, दोनों खड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहां पर मान लो राहुल गांधी आगे खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा? इन दोनों गुरुत्वाकर्षण बल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आगे हम लोग देखेंगे गुरुत्व सार्वत्रिक यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी पे बात कर लेते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिभाषा दिया गया उसके बारे में बात करें। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच में, पिंड 1 है, ये पिंड 1 है और ये पिंड 2 है। दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग F फोर्स है, यहाँ ग्रेविटेशनल है तो यहाँ G लिख देते हैं। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो इसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा, यानी मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या हो जाएगा? M1 एक पिंड, M2 दूसरा पिंड। ये ग्रेविटेशन का नियम है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? द्रव्यमान के समानुपाती होगा, मास का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूरी का, इसके दूरी का वर्ग, याद रखिएगा ये बात, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वो भी क्या? दूरी का वर्ग का। इसे समझो, मान लो इसके बीच में 4 मीटर दूर था, 4 मीटर की दूरी थी दो पिंडों के बीच में, 4 मीटर की दूरी थी। अब हमने दूरी को क्या कर दिया? दूरी को दुगना कर दिया। ठीक है, दूरी को हमने क्या कर दिया? और ज्यादा दूर कर दिया, यानी 4 की जगह क्या कर दिया? 8 कर दिया। ठीक है, अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल पे कितना प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोला? इसके वर्ग के, यानी इस पे वर्ग लगा दो तो 64 हो जाएगा। तो इतना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? 64, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। अच्छा, उसके लिए हम एक अभी क्वेश्चन डालेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं, ये जो अभी हमने लिखा था Fg इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 बाय R का स्क्वायर। अब इसके जगह क्या किया गया उसके बारे में फिर से बात करेंगे, समझ जाएंगे। यहां पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक चीज क्या कर दिया गया? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इसको इक्वल टू में लाया गया, एक बड़ा सा G डाल दिया गया। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम इसे बोला जाता है। और ये क्या है? नियत है, इसका मान तो कहीं बदलता नहीं, इसका मान फिक्स कर दिया गया। कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसका मात्रक क्या होगा ये बताओ? याद करते हैं हम लोग मात्रक क्या होता है, रटते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसका मात्रक यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, इस G को वहीं रख दें और इस R को इधर भेज दो। अभी मान लो इधर इसको भेज दिए, इस M1 M2 को इधर लेके आ जाओ, M1 M2। अब ये फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन आ गया। R स्क्वायर है, मतलब बात कर रहा है डिस्टेंस का। ठीक है, तो याद रखो क्या हो जाएगा? मीटर। चूंकि स्क्वायर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या है, मास है 1 kg और ये क्या है 1 kg, तो ये क्या आ जाएगा kg। समझ गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी केजी यहाँ भी केजी दोनों इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये याद करने की जरूरत नहीं, इस फार्मूला को याद रखोगे अपने निकल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस फार्मूला पे बेस एक क्वेश्चन लेते हैं कि दो पिंडों के बीच में, दो पिंडों, मान लो वो पिंड है पृथ्वी है और सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य को ले लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा पृथ्वी और सूर्य दो पिंड को ले लेते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल नियत है, ठीक है, मान लो गुरुत्वाकर्षण बल Fg है। अब क्या करेंगे, इसके बीच जो दूरी है उसको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, 4 गुना कर देते हैं। चलो दूरी को क्या करेंगे, दूरी को अब 4 गुना कर देते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल, जो नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा, तो नया जी लिख देते हैं, कितना होगा नया Fg कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नया वाला कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ए न्यूमेरिकल। क्या बोला है, इसी फार्मूला को अपना देते हैं, कौन सा, Fg इक्वल टू, नहीं इस फार्मूला को हटा देते हैं। हमने अभी बात किया था जो दूरी होता है किसका होता है, इसका n क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r होता है। ठीक है, अब बात करें F1 का, यानी जो प्रारंभिक था, जो पहले का था, F1 क्या था, 1/r², प्रारंभिक तो यही था। दूसरा में क्या कर दिया गया, F2 को क्या कर दिया गया, 1 तो था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब इसको 4 गुना कर दिया गया, यानी 4r² कर दिया गया। अब इस दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 4r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर काट देखें, अब तो मैथ का कैलकुलेशन होगा, ये हो जाएगा 16r²/r², यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ये बच गया इधर 16, इस 16 को यहाँ ले आओ, इधर ले आए, और इस F2 को क्या करो, इधर भेज दो, यहाँ ले आए हम लोग F2, तब F2 बराबर क्या आ गया, 1/16। तो ऑप्शन में आपको 16 मिलेगा, तो ये नहीं काटिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि छोटी जी किस तरह से इसे निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले एक दो चीज़ और देख लेते हैं, वो है हमारा जो दो पिंडों के बीच मीडियम का क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसमें दो पिंडों के बीच कोई भी मीडियम रख दो, उसका क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माध्यम का फर्क नहीं पड़ता। एक और इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि सबसे प्रकृति में मौजूद सबसे कमजोर बल कौन सा है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है, वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन सबसे कमजोर है, लेकिन सबसे ज्यादा परास किसका है, अगर परास पूछ लिया जाए, यानी रेंज पूछ लिया जाए, अगर रेंज पूछ लिया जाए यानी परास पूछ लिया, सबसे ज्यादा परास किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं छोटी जी के बारे में। तो अभी जो बड़ी जी का हम लोग ने वैल्यू निकाला था, उससे पहले देख लो, F = m मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ जी लगा दें, इसे m1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उस समय हम लोगों ने बड़ी जी बराबर
अब इस m1 की जगह हम लोग खुद को रख लेते हैं, यानी मैन को रख लेते हैं, इसके जगह अर्थ को रख लेते हैं, इसके जगह हम लोग बड़ी आर, ये क्या है, अर्थ की त्रिज्या है। अब देखो ये तो हमारा क्या है, फिक्स है। अगर अर्थ के रेशियो में हम देखें तो ये और ये और ये तीनों क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलती नहीं है उसकी, अर्थ की, ना ही उसका रेडियस बदलेगा और ना ही ये जी बदलेगा। तो अगर इसे हम लोग यूँ कर दें जी, और ये हो गया एम ई मतलब अर्थ, और ये हमारा हो गया क्या, ये कितना हो जाएगा, ये छोटी जी हो जाएगा। और इसे अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा। ये है हमारा क्या, गुरुत्वीय त्वरण। छोटी जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, अक्सर एग्जाम वन लाइनर बुक में देखते हैं हम लोग कि पोल पे क्या होता है, बोला जाता है कि पोल पे सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोल पे होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। अगर मान लो हम जानते हैं कि अर्थ टोटली क्या है, गोल नहीं है, उसे क्या है, थोड़ा ऊपर की ओर चपटा है। अगर इस तरह से, अगर नीचे भी देखो तो ये भी इस तरह से, और ये हमारा पृथ्वी का सेंटर है। अब यहां से इसकी दूरी क्या होगी, कम होगी, जबकि अगर इक्वेटर को देखें तो यहां तक आएगा, जिसकी दूरी ज्यादा होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी जब बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए पोल पर क्या होता है, पोल पे क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल मैक्सिमम हो जाता है, और इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर इसे हम यूं ले लें, बस इतना समझ लो, पोल पे क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी किस तरह से, इस तरह से ऊपर की ओर थोड़ी चपटी है, पूरा गोल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक समान त्वरण को लेके। जब हम लोग लिफ्ट में जाते हैं और एक समान त्वरण से, मान लो ये लिफ्ट है, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, यानी मान लो लिफ्ट की जो स्पीड है वो फिक्स है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी अगर वेग यहाँ 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, अगर इस तरह से परिवर्तन कर रहा हो तो उसको एक्सीलरेशन यानी त्वरण बोला जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि एक समान त्वरण, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, चाल, यानी कि स्पीड जो वो फिक्स कर दिया गया है। मान लो 40 का स्पीड है, चलो 10 का स्पीड। जब एक समान त्वरण से ये लिफ्ट है और एक समान त्वरण से लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका वेट नहीं कम होगा, भार में कोई कमी नहीं होगी। भार में क्या होगी, कोई कमी, भार में कमी नहीं होगी, क्योंकि एक समान त्वरण है। अगर एक समान त्वरण नहीं होता, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो उसमें व्यक्ति जो है उसका भार में क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, उसके भार में कमी हो जाएगी। लेकिन जब एक समान त्वरण, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो एकदम फिक्स है, समान है, तो क्या हो जाएगा, जब नीचे की ओर आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर एक समान नहीं है तो अगर नीचे की ओर आएंगे तो हमारा भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो भार हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जब झूले की एक एग्जाम्पल लिया जाए, ये नाव वाला जो झूला होता है इस तरह से, तो जब हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो अच्छा फील होता है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का भार क्या हो रहा होता है, भार बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग नीचे की ओर वापस आते हैं तो हमें भारहीनता फील होता है, और इसी कारण कभी कभी वोमिटिंग भी आ जाती है, और उसमें लगता है कि पूरा शरीर एकदम अजीब सा फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब नीचे की ओर आता है, और चूंकि झूला तो एक समान त्वरण से होता नहीं है, वो तो ऊपर नीचे होते रहता है, उसका त्वरण तो कुछ, उसका स्पीड तो फिक्स नहीं है, बढ़ते घटते रह रहा है। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है, जब ये बात लिखा ना हो कि एक समान त्वरण है, तो हमेशा नीचे की ओर जाएंगे नॉर्मल वे में तो भार क्या होगा, कम होगा। ऊपर की ओर जाएंगे भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अगर एक समान त्वरण रहे तो हमारा भार क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि मास की बात करें तो मास कहीं भी चल जाओ, मास हमारा क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। मास हम चांद पे चल जाए फिर भी हमारा मास यानी वजन है वो कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन वेट चेंज होता है। अच्छा, वेट और मास को भी देख लेते हैं। देखो इधर ले लेते हैं, द्रव्यमान, इधर ले लेते हैं हम लोग वेट, भार। नॉर्मल जो शरीर का वेट होता है या किसी भी चीज का जो वेट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मेरा द्रव्यमान अभी क्या है, 70 kg। लेकिन जब इसके साथ हम लोग 9.8 को ऐड कर देते हैं, यानी कि मास के साथ जब हम लोग जी को ऐड कर देते हैं, वेट बराबर मास, यानी ये मास जो है इसके साथ जब हम लोग जी कितना होता है? 9.8 होता है। ओवरऑल इसको 10 लेके चल सकते हैं। जब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। अभी मान लो कि मेरा वजन कितना है? 40, मान लो कि 70 kg मेरा वजन है, यानी कि हमारा मास है। और मास हमेशा क्या चीज मिलेंगे? केजी मिलेंगे, ये भी याद रखना, मास का तो है ही केजी। लेकिन अगर उसमें हम लोग वेट को जोड़ दें, ये जब हम लोग को जब हम लोग को वेट निकालना हो तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? छोटी जी जिसका मान 9.8 होता है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसको 10 ले लेते तो कितना हो जाएगा? ये 700 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो भार को हमेशा न्यूटन में रखते हैं और वेट को, मास को हमें क्या करते हैं? मास को हमेशा केजी में रखते हैं। तो ये 9.8 हमेशा क्या होता है? भार में जुड़ जाता है। तो ये भार और द्रव्यमान में बेसिक अंतर होता है। द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, हम लोग का द्रव्यमान कहीं घट नहीं सकता, कहीं भी चल जाए ब्रह्मांड में। लेकिन हम लोग का भार क्या होता है? बदलते रहता है। क्यों बदलता है भार? एक क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि जब चांद पे जाते हैं तो हमारा भार क्या हो जाता है? 1/6 कम हो जाता है। तो वो चांद क्या है? अभी हम लोग बात किए थे, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पे निर्भर करता है? किसके समानुपाती होता है? वो समानुपाती होता है हमारा मास का, द्रव्यमान का। अगर पृथ्वी इतना बड़ा है, इसका मास इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। जबकि इससे अगर चंद्रमा की तुलना की जाए तो वो छोटा हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होता है? तो 1/6 कम हो जाता है। अर्थात अगर हमारा वेट पृथ्वी पर 70 kg है, वेट नहीं, ये तो हमारा एक तरह से मास है, चलो ठीक है, हमारा मास अगर यहां पे यानी द्रव्यमान लिखे हैं 70 kg है, तो चांद पे जाएंगे तो क्या होगा? उतना ही रहेगा। क्यों? अभी तो बोला कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता। मास नेवर चेंज। चेंज क्या होता है? वेट चेंज होता है। और वेट कैसे चेंज हो जाएगा? इसमें जब हम लोग 9.8 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। यानी अगर इसको मान लो 10 मान लेते, क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? भार हो गया, यानी वेट का बात कर रहे हैं। जब यहां से यहां जाएंगे तो चूंकि हम लोग अभी बात किए थे कि द्रव्यमान छोटा बड़ा होने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। अगर द्रव्यमान छोटा हो जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान चांद की तुलना में ज्यादा है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ 700 अगर हमारा भार है और अगर हम चांद पे चले गए तो क्या हो जाएगा? इसको 1/6 से इंटू कर दो, यानी क्या हो जाएगा? 1/6 कम हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, चाहे हम लोग लिफ्ट में रहें चाहे कहीं भी रहे, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, हमारा भार चेंज होता है। अगर हम लिफ्ट में भी असमान त्वरण है, स्पीड बढ़ घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा भार कम होगा, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता। मान लो हम जिससे दिख रहे मोटे हैं, मान लो कि 10 में मोटा हूँ, तो क्या चांद पे जाऊँगा तो पतला थोड़ी हो जाऊँगा? मोटा ही रहूँगा। तो द्रव्यमान यानी मास कभी चेंज नहीं होता और भार क्या होता है? वो चेंज होते रहता है। क्योंकि भार का संबंध किससे हो जाता है? 9.8 गुरुत्वाकर्षण से संबंध हो जाता है और अलग अलग पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर हो जाता है। इस कारण भार चेंज होता है। चांद पे जाएंगे उसका अलग गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी का अलग है, बुध का बहुत ज्यादा। तो ये अलग चीज। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा फोर्स के बारे में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।